हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमेशा सैटरडे को होता है कि हम एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आते हैं, तो आज फिर से एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आए और इसका जो टाइटल है वो खुद ही बता रहा है कि आप शेयर मार्केट में किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। ये बेसिकली एक बिहेवियर स्ट्रेटजी और किस तरह से हमें कब कहाँ कैसे ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में बताया गया। इसमें 7 स्टेप्स हैं जो कि मेरे पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर बेस्ड है। तो इसके लिए आप जो है अपने हिसाब से भी इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, चाहे तो पूरा चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ का वीडियो है। तो लेट्स बिगिन। ये डिस्क्लेमर, इसका जो इसमें 7 स्टेप्स हैं, उसमें जो सबसे पहला स्टेप्स है वो है कि हमें मार्केट को कैसे समझना है। तो अब जब भी हम मार्केट को समझते हैं तो क्या होता है, जनरली टिप्स वगैरह पे समझने की कोशिश करते हैं या बहुत हद हुआ तो सेम डे का चार्ट देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम मार्केट के ट्रेंड को समझ रहे हैं, हमें ये समझना है कि हमें किस तरह का ट्रेड लेना है या ऐसे कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है, तो उसके लिए जो एनालिसिस होता है वो डेली, वीकली एंड सीजनल बेस होता है। तो डेली एनालिसिस तो हम जानते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस जो हमारे आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। और देख ही सकते हैं आप कि हमें डेली एनालिसिस करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा रहता है। लगभग पिछले 20 डेज़ में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि हमारा जो व्यू पॉइंट था वो कंफर्म नहीं हुआ मार्केट से, अदरवाइज़ सारे जो हमारे व्यू पॉइंट थे वो कंफर्म हुए मार्केट के मूवमेंट से। तो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी लगभग 90% रही और आप थोड़ा सा कम कर लो तो 80% रही, जैसा कि हम क्लेम, मतलब जैसा कि मैं मानता भी हूँ कि हमारा एनालिसिस है वो 80% तक सही जाता है। और इस वीक में भी आप देख सकते हैं एक दिन जरूर गलती हुई थी, लेकिन बाकी उसका सही रहा। अब एक्चुअली डेली एनालिसिस क्यों करना होता है? डेली एनालिसिस का एक्चुअली जो पर्पज़ है वो है बेसिकली ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग इन द सेंस जो जनरली इंट्राडे पोजीशन बहुत होता है 1-2 दिन की पोजीशन, 2 दिन मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लंबी पोजीशन नहीं। तो ये डेली एनालिसिस क्या है, उसमें आपको प्रॉफिटेबल होने में मदद करता है। अगर आप डेली एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं या समझिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डाटा के अंदर ऑब्जर्व होते हैं या चार्ट के अंदर ऑब्जर्व होते हैं, उनको मिस कर जाएंगे और आपके ट्रैप होने की संभावना बढ़ जाएगी या लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके लिए तो उसको अवॉइड करने के लिए डेली एनालिसिस किया जाता है। दूसरा है वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस का जो पर्पज़ है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म व्यू होता है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस 15 दिन का आप समझ लीजिए, महीने भर तक कम, और बहुत ज़्यादा चाहें तो 15 दिन का ही है वैसे ज़्यादा बेस्ट, तो बहुत ज़्यादा चाहें तो महीने भर का समझ लीजिए। वीकली एनालिसिस करने से हमें ये पता चल जाता है कि अब क्या किस तरह का मूवमेंट रहेगा आने वाले वक्त में, नेक्स्ट वीक में या 2-3 वीक के अंदर। ये बेसिकली हमें बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी स्टॉक हो वो एक्चुअली डेली बेसिस पे लग रहा हो कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन वीकली बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि उसमें जो परफॉर्मेंस है वो स्पेकुलेटिव है या रियल है। जैसे मैंने इसका एक कंपनी का एनालिसिस दिया था, उसी में दिया हुआ है जो अपने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा शेयर था, नहीं सॉरी इंडेक्स का दिया था मैंने, निफ्टी या बैंक निफ्टी में से किसी एक का दिया था। अगर पिछले किसी वीडियो में है वो 5-6-7 वीडियोस पहले किसी एक वीडियो में दिया है। उसमें ऐसा हुआ था कि वीकली एनालिसिस में क्या था कि वो जो निफ्टी बैंक निफ्टी था वो वीक नज़र आ रहे थे, लेकिन वो डेली एनालिसिस पे बुलिश नज़र आ रहे थे। तब वो ऑब्जर्वेशन दिया गया था कि ये वीकली एनालिसिस पे, वीकली बेसिस पे एक्चुअली इनमें वॉल्यूम बहुत लो है, प्राइस स्प्रेड भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सॉरी प्राइस स्प्रेड भी उसको मतलब कंफर्म कर रहा है कि जो वॉल्यूम है वो काफ़ी लो है। इस कारण मार्केट के नीचे जाने की संभावना, और उसके बाद वो मार्केट नीचे की तरफ आ भी गया था। तो क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है बेसिकली, किस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है, उसको समझने के लिए वीकली एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है सीजनल एनालिसिस। सीजनल एनालिसिस क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो सीजन पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फ्रिज बनाने वाली कंपनियां, है ना, कूलर बनाने, एसी बनाने वाली कंपनी, ये एक्चुअली गर्मियों के आने से पहले या गर्मियों में बहुत अच्छा बिहेव करती हैं। उसके बाद सर्दियों में खैर इनका बिहेवियर काफ़ी अलग, मतलब ज़्यादा कोई खास प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, ट्रेड करेंगे तो थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा जनरली नहीं रहता। ज्वेलरी बनाने वाली कंपनीज, व्हीकल सेगमेंट, फाइनेंस की कंपनीज, ये दिवाली के आसपास आने वाले वक्त में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो सीजनल एनालिसिस हमें ये नए कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में या वो थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे 3-4 महीने के पीरियड में प्रॉफिट देने वाले स्टॉक्स का आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। सेकेंड है जोन ऑफ द मार्केट। अब जोन ऑफ मार्केट जो होता है वो एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जोन की बात कही गई है।
आप देखेंगे जो जितने भी निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस है उसमें मैं जोन बताता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट जोन है, यहाँ रेजिस्टेंस जोन है। तो ये जोन ऑफ द मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इसकी जो इंपॉर्टेंस बनती है वो है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब किस तरीके से आप इसमें मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहेंगे या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अगर आप कैश बेसिस में कर रहे हैं तो जोन ऑफ द मार्केट का चलो इतना बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी वो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो 2-4 साल बाद वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये रहता है। लेकिन अगर आप इंटरडे बेसिस पे या बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं तो आपको जोन ऑफ द मार्केट ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट को डिसाइड करेंगे। जैसे कि जब सपोर्ट पर हो तो आप क्या कैश में बाइंग कर सकते हैं, और हो सकता है एक आध दो दिन वो ना भी ऊपर की तरफ मूव करे, लेकिन सपोर्ट से जनरली ऐसा होता है वो वापस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, अगर ट्रेंड भी सपोर्टिव हो तो। ट्रेंड कैसे पता चलेगा हमें? वीकली या सीजनल एनालिसिस करने से। तो जब ये इस तरीके से होता है तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं कैश मार्केट में। दूसरा होता है कि ऑप्शंस में। ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शंस दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो हम ऑप्शंस बाय करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या ऑप्शन सेल करके प्रॉफिटेबल होते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में हमेशा कहा जाता है ऑप्शन सेलर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर्स भी में भी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको कब ऑप्शन बाय करने हैं, किस तरीके से बाय करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ऑप्शंस बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। और उसके जोन के बीच में कहीं पर अगर बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं या कॉल बाय करते हैं, जिस तरह का भी ट्रेंड हो, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की संभावना रहती है। ऑप्शंस स्ट्रेटेजी पे मेरा एक वीडियो है कि आप वॉलेटिलिटी वगैरह ये भी देखनी होती है, तो उसको इन सबको कैलकुलेट करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो ऑप्शंस में इतना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं होती। हालांकि मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि रिटेलर्स को इसमें काफ़ी नुकसान होता है। और ऑप्शंस में ट्रेडिंग हमेशा एक्चुअली एक हंटिंग की तरह होती है, आपको बहुत ध्यान रखना होता है, और जो सही समय होता है सिर्फ उसी वक्त अगर आप एंटर करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सिंपल बाय सेल की स्ट्रेटजी अपना लेंगे ऑप्शन में, तो आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। चाहे आप कोई सी भी स्ट्रेटजी आप अपना लीजिए, या आप खुद भी देख सकते हैं, चाहे ऐसी स्ट्रेटजी अपना लीजिए जिसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने की संभावना हो और लॉस बहुत कम, उसमें भी आपको लॉस ज़्यादा हो जाएगा लंबे वक्त में। और इसके अपोजिट कोई स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो उसमें भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमेशा ऑप्शंस में बहुत सोच समझ के और पूरी कैलकुलेशन के साथ ही उतरना चाहिए। सबसे बेस्ट कैश, अदरवाइज रिटेलर्स के लिए बहुत शुरुआती हिस्से में कैश ठीक रहता है। ये 2-3 साल अगर आप कैश में प्रॉफिटेबल है तो फिर आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अब होता ये है कि जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पर अगर आप सेल करते हैं, मान लीजिए कॉल सेल करते हैं, तो क्या होगा कि मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ भी जाए, लेकिन वो वापस नीचे आने की संभावना काफ़ी हाई रहती है। लगभग 60-70% तक मार्केट वापस नीचे आता है, यानी 80% तक आप मान लीजिए, 1-2% में ही उसको क्रॉस करता है। 1-2 दिन हो गए तो उसके नीचे जाने की संभावना बहुत रहती है, तो वहाँ सेलिंग में काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अब बाइंग में क्या होता है कि अगर आपका टाइम पीरियड थीटा डीके अगर आप नहीं देखते तो भले आप बाय कर लें पुट को, लेकिन वो अगर धीरे धीरे नीचे आया तो अभी आपको लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें समझने की होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और जोन ऑफ द मार्केट एक्चुअली एक चीज़ और बताता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से रह सकता है पिछले आगे आने वाले कुछ 1-2 दिनों में। अगर मान लीजिए किसी एक लेवल पर मार्केट 3-4 दिनों से टिका हुआ है, तो उस लेवल के अपोजिट मूवमेंट लेने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ये मैं पिछले लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे, वो थर्सडे को मैंने बनाया था निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों मार्केट, उससे पहले वाली वीडियो में क्या हुआ है, क्यों मार्केट नीचे जाने की संभावना है, क्यों मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, इस तरीके से। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ये सेकंड स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर कि आप जो पैसा है वो बहुत कम खर्च मतलब लॉस करें और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली ये आता है कि आप किस तरह की कोई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, हैजिंग लेते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं वगैरह, ये लेते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा एडवाइस किया जाता है, लेकिन फिर भी मुझे एक्चुअली मेरे पर्सनल व्यू है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉसेस रखने में ना ये थोड़ा हंटिंग ज़्यादा करते हैं। शायद इनको या तो पता चल जाता है या इनका कोई पहले से प्री आइडिया बना के रखते हैं कि इस वक्त तक यहाँ का स्टॉप लॉस होगा, उसके आपके हंड होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ये आप कभी भी समझ सकते हैं। आप कभी भी एंटर करेंगे मार्केट के अंदर या कोई भी ट्रेड लेंगे तो आप हमेशा देखेंगे मार्केट आपके जस्ट अपोजिट मूव करने लग जाता है। ये ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बेसिकली इस तरह की स्टडीज़ बनाई गई है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब बहुत लोग इस तरीके से कहते हैं, आपको यूट्यूब पे और भी मिल जाएंगे। जो मैंने एक बार एक इंटरनेशनल रिसर्चर थे उनको सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि इस तरह की सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो ये पहचान जाते हैं कि किसी शॉर्ट मतलब किसी रिटेलर ने एंटर किया, किसी बड़े वो
क्या कहते हैं बड़े प्लेयर ने एंटर किया, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो छोटे छोटे अमाउंट्स में एंटर करते हैं, तो वो उनकी सॉफ्टवेयर पहचान जाते हैं, तो वो उसको जो स्टॉप लॉस है वो हंट करते हैं उसको पीछे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर। तो हमेशा आप याद रखिएगा, स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करें तो कुछ इस तरह का यूज़ करें जो कॉमन ना हो, तो हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा एक हैजिंग स्ट्रैटेजी, सेलिंग के साथ हमेशा, ऑप्शन सेलिंग के साथ हमेशा क्या कहते हैं हैजिंग इस्तेमाल करनी चाहिए, खासतौर से अगर आपके बड़े लॉट्स हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बड़े हैं, जैसे 15, 20, 25 इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंट्री करें। अगर एक आध में कर रहे हैं और आप नेकेड खेलते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन सेलिंग के साथ तो फिर भी हेजिंग रखनी चाहिए, सेलिंग में आपका लॉस है अनलिमिटेड हो सकता है। बाइंग में ऐसा हो सकता है कि आप एक दो लॉट में कर रहे हैं और बाइंग में ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका लॉस लिमिटेड है सिर्फ प्रीमियम तक, और प्रीमियम से ज़्यादा तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता, लेकिन सेलिंग में हो सकता है। तो उसमें हमेशा कोशिश करें हेजिंग करें, बहुत रेयरी हो कि बिना हेजिंग के आप एंटर करें, या स्टॉप लॉस जो भी लगाएं तो वो थोड़ा अनकॉमन सा लगाएं ताकि उसको हंट ना किया जा सकता। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट दूसरा होता है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ योर अमाउंट, जो आपका पैसा है, जो भी पैसा है आप किस इंस्ट्रूमेंट में कितना लगाना चाहते हैं। मेरी जो अपना पर्सनल व्यू है वो ये है कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं, रिस्की डेरिवेटिव जैसे ऑप्शंस हुए, सिर्फ ऑप्शंस में बहुत हद कर दिया तो 5%, और बहुत उससे भी ज़्यादा कोशिश कर ली तो 10%, जो मेरा अमाउंट होता है इससे ज़्यादा मैं कभी भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। ये मेरा पर्सन हमेशा मतलब जो शुरुआत में ट्रेड करता उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा उससे मैं ये सीखा कि 5 से 10% से ज़्यादा नहीं करता। अगर फ्यूचर्स में एंटर कर गए मान लीजिए, वैसे तो मैं करता जनरली बहुत रिस्की में बहुत कम ही एंटर करता हूँ फ्यूचर्स वगैरह में, क्योंकि फ्यूचर्स में एक्चुअली क्या होता है कि आपको कभी भी बहुत बड़ा लॉस करा जाता है, तो उसको जब तक पूरी तरह से हैज करने की कोशिश ना की जाए या हैज ना कर लूँ तब तक कभी भी ये आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स में क्या होता है कि आपको लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। इसका तो एक्चुअली ₹1 का मूवमेंट जो होता है वो 1000 के समथिंग होता है। और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में इंडेक्सेस में वैल्यू उसकी डिफरेंट वेराई करती है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैं क्या बताऊँ, शायद ICICI बैंक में ₹3000 का मूवमेंट है, तो बहुत सोच समझ के हमें वो मूव लेना होता है। डेरिवेटिव्स में बहुत सोच समझ के एंट्री करनी होती है, और कभी भी विदाउट हैजिंग तो फ्यूचर्स में एंट्री करना तो बहुत ही एक रिस्की प्रपोजिशन होता है। अगर आप हेजिंग के साथ करेंगे तो लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो एक तो ये हेजिंग, दूसरा ये है कि 5 से 10% से ज़्यादा आप हमेशा कभी भी अमाउंट आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आप 5 से 10% से ज़्यादा अगर डेरिवेटिव में अमाउंट लगाते हैं तो आपका जो क्या कहते हैं अकाउंट है वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है। मेरा पर्सनल व्यू तो यही कहता है। अब बाकी आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट है जो आप जैसा सही समझें, क्योंकि आपने भी काफ़ी टाइप से ट्रेड कर रहे हो तो आप समझ सकते हैं। बाकी 80 to 90% होता है, उसमें एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में वो अमाउंट लगता है, जैसे कि कैश सेगमेंट में और आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी और कमोडिटी वगैरह किस तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको वो ब्रेकअप रखना होता है। अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपके जो अकाउंट को जो अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो आपका अकाउंट एक तरह से टिकिंग बॉम्ब पे चल रहा होता है, वो कभी भी उसमें बहुत बड़ा नुकसान आ सकता है। आपने सुना ही होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां तक डूब जाती हैं, इंडिविजुअल्स को भी कई करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वही आपको बताता है कि जो भी आपका बुरा ट्रेड होगा उससे आप कैसे बचेंगे और कितना बचेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है ये है कि न्यूज़ वर्सेस व्यूज़। अब एक्चुअली क्या होता है कि सबसे जो आ, हमारी क्या होता है कि एक लिमिटेशन होती है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की, ऐसे ह्यूमन बीइंग और ऐसे लिमिटेड कांटेक्ट होते हैं, आप और भी कई कामों में इन्वॉल्व होते हैं और दुनिया भर की चीज़ें आप डायरेक्ट तो ले नहीं सकते। तो क्या होता है कि हम न्यूज़ वगैरह पे बहुत विश्वास करते हैं, टीवी चैनल्स हुए, ब्लॉगर्स हुए, है ना, और कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स हुई, कुछ भी। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि हमारी लिमिटेड एबिलिटी है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की, तो हम इन पे करते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये समझना कि वो न्यूज़ दे रहे हैं या व्यूज़ दे रहे हैं। जो न्यूज़ होती है वो फैक्चुअल होती है, जो व्यूज़ होता है उसमें वो हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ इंक्लूड कर देते हैं। आप इस तरीके से आप समझिएगा। दूसरा क्या है कि चूँकि शेयर मार्केट एक तरह का माइनस सम गेम होता है, इसमें आपको किसी तरह से हराना होता है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा ओवर रेट करके या अंडर रेट करके आपको लॉस बुक कराया जा सकता है या ट्रैप किया जा सकता है।
जो कि आप हमेशा देखेंगे किसी की, अगर आप चैनल बेस, किसी भी चैनल बेस पे अगर आप कोई ट्रेड करते हैं तो आपके मतलब मुझे पर्सनली मैं अपना बताता हूँ, मुझे तो काफ़ी कभी इतना खास कोई फ़ायदा हुआ नहीं, हमेशा लंबे टाइम तक ट्रैप रहा। और फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये न्यूज़ वगैरह है, इनको सिर्फ ऐसे स्टैंड अलोन मेथड की तरफ ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। न्यूज़ को हमेशा चार्ट वगैरह से, डेली एनालिसिस से वेरीफाई किया जाता है। अगर वो ठीक हो तब, अगर वो न्यूज़ है और आपका चार्ट भी वही इंडिकेट कर रहा है, आपका डेटा भी वही इंडिकेट कर रहा है, तब ठीक है। अगर न्यूज़ अलग है, डाटा अलग है, चार्ट अलग है, तो हमेशा ऐसी न्यूज़ से हमें अपने आप को सावधान रखना चाहिए। और न्यूज़ बेस में डेली बेसिस पे भी क्या होता है कि कभी आपने देखिए अचानक से मार्केट उठता है और न्यूज़ भी बहुत पॉजिटिव होती है और फिर अचानक से गिर जाता है। तो इन चीज़ों को हमेशा जब भी ऐसी कोई बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन एकदम से आ रही हो, तो हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए और हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए। लिमिटेड मेरे हिसाब से अमाउंट लगाना चाहिए। दूसरा इसमें एक तीसरा पॉइंट है कि न्यूज़ के ज़रिए क्या फोमो बहुत क्रिएट किया जाता है या ग्रीड बहुत किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की न्यूज़ चलती हैं या इस तरह की न्यूज़ आती हैं डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह पे, सोशल साइट्स पे, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगी या न्यूज़ आएगी कि ये शेयर बहुत मतलब गिर गया, इसमें ये 1000% इंक्रीज़ कर सकता है, 10,000% इंक्रीज़ कर सकता है, आपको इस शेयर ने पहले लोगों को अरबपति बना दिया कुछ 100 रुपये लगा कर। ये तो इस तरह से क्या होता है कि आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है। हो सकता है कि वो कुछ समय बाद वो स्टॉक ज़ीरो ही हो जाए, तो आपका एक बड़ा अमाउंट हमेशा के लिए फंस जाता है। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या होता है कि जैसे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और जब तक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और लगभग वो 70-80% अपना कवर कर चुका था अप मूवमेंट को, तब तक उसमें हमेशा ये उसके लिए थोड़ी सी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन टाइप चलती रहेगी। ऐसा लगेगा कि मार्केट की है ना, मार्केट किधर भी जा सकता है, अभी ठीक है बढ़ गया है ना। लेकिन जब आखिरी 20% लाइक पे पहुंचेगा, एकदम से फोमो क्रिएट किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी जाएगी कि अरे मार्केट ये तो रुक ही नहीं रहा, अब ये तो ये 15,000 जाएगा या 20,000 चला जाएगा, 2-3 दिन के अंदर ही चला जाएगा, 4 दिन के अंदर चला जाएगा, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेगी। उससे क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो जाता है। तो और आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में मार्केट के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे आपको नुकसान होने की मतलब ट्रैप होने की, नुकसान तो क्या कैश वगैरह अगर आपने ट्रेड किया हो तो आपको नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आपको ट्रैप हो जाएंगे बहुत लंबे टाइम तक के लिए। तो इन चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ न्यूज़ बेस कभी भी एंट्री नहीं कीजिए। जब भी आप कोई न्यूज़ बेस ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं तो पहले उसको चार्ट और डाटा से ज़रूर एनालाइज कर लें। जो उसका हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए किसी भी इसका, किसी भी ट्रेड का और किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का। और अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या जैसे वीक पीरियड के लिए या एक डेली के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस का जो चार्ट है उसको जरूर एनालाइज कीजिए और डेली बेसिस का जो डाटा है उसका जरूर एनालाइज कीजिए, अदरवाइज आपके ट्रैप होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चौथा, न्यूज़ के जरिए जो क्राउड बिहेवियर क्रिएट किया जाता है, क्राउड बिहेवियर हमेशा उसको कोशिश कीजिए कि उसको अवॉइड करें, क्योंकि क्राउड बिहेवियर के जो मार्केट होता है वो हमेशा चाहता है कि क्राउड हो आए, क्योंकि जब क्राउड आएगी तभी उसमें वो पैसा आएगा जिसको लॉस बुक करवा जा सकता है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो उसमें ठीक अपोजिट व्यू लेकर आपको स्टॉप लॉस हंट करा सकते हैं या आपको एक्चुअली नुकसान में तला सकते हैं कि आप स्ट्रेसफुल हो जाएं और आप पोजीशन कट कर दें। तो हमेशा जो क्राउड बिहेवियर है उसको कोशिश कीजिए हमेशा अवॉइड कीजिए। फिर पॉइंट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक्चुअली क्या होता है कि हमारी अपनी थिंकिंग होती है। साइकोलॉजी का बेसिकली डेफिनेशन तो ये है कि हमारा अपना बिहेवियर जो हमारे स्टिमुलाई है, जो हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में हम जो भी बिहेवियर देते हैं वो साइकोलॉजी, उसकी स्टडी साइकोलॉजी करता है। तो अब क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा टिप्स आई आपको, जैसे एक कॉल चलती थी, शायद इंदौर कॉल कर कुछ आती थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट ये इंदौर कॉल ये या कोई और, इस तरह की कॉल आती हैं कहीं से आती हैं, आपको हमेशा मोबाइल फ़ोन्स पे भी आते रहेंगे टिप्स लीजिए, ये लीजिए वो लीजिए, और आपको एक बार फ़ायदा भी दे जाएंगे, 2-3 बार फ़ायदा भी दे जाएंगे, फिर अचानक से आपको एकदम बड़ा सा लॉस हो जाएगा। एक जसपाल भट्टी का सीरियल भी है इस पर जो यूट्यूब पे है, मैं आपको एक बार कभी लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसका, उसमें भी ठीक इस तरीके का दिखाया गया है। साइकोलॉजी ऐसी ही क्रिएट कर देते हैं कि जैसे पहले एक आदमी को प्रॉफिट कराते हैं, फिर 2 आदमी को प्रॉफिट कराते हैं, और फिर 10 आदमी को प्रॉफिट कराते हैं, और फिर अचानक से जब उसमें 100-200 लोग हो जाते हैं फिर वो उसको गिरा दिया जाता है शेयर को और लोगों को नुकसान हो जाता है।
ठीक है, ऐसे हमारी साइकोलॉजी होती है, क्या करते हैं कि आपको जनरली एक अच्छा सा स्टॉक बताएंगे और आपको ट्रेड कर देंगे और आपको फ़ायदा हो जाएगा, आप वापस ट्रेड करेंगे, फिर आपको फ़ायदा होगा, फिर वापस ट्रेड करेंगे, इस बार आपको नुकसान हो गया। लेकिन आप सोचेंगे आपको 2 बार तो फ़ायदा हुआ, फिर आप ट्रेड करेंगे, फिर नुकसान हो गया। आपको लगेगा 2 बार ट्रेड फ़ायदा हुआ था, 2 बार नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं, अभी तीसरी बार हम कोशिश करते हैं और फिर वापस आपको नुकसान हो जाता है और अब आप ट्रैप में फंस जाते हैं। अब आप देखते हैं आपको नुकसान होगा, आपको रिकवर करना है, आप पहले भी इसमें सक्सेसफुल रहें, आप कोशिश करेंगे कि दोबारा रिकवर हो जाए। तो इस तरीके से आपको जो साइकोलॉजिकली है उसको ट्रैप कर लिया जाता है, इसको रिवेंज ट्रेडिंग भी बोलते हैं। जो इनिशियल विक्ट्री होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इनिशियल विक्ट्री अगर आपने ले लिए, एक बहुत हद कर दिया 2 ट्रेड, जब आप शुरुआत में खेलते हैं तो 2 ट्रेड के बाद मेरे हिसाब से जो मैं अपने पर, ये एक्चुअली जितने व्यू पॉइंट है मेरे अपने पर्सनल व्यू पॉइंट है, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा 2 ट्रेड लेता हूँ, बहुत हद किया तो 2 ले लूँगा, तीसरे पे तो मैं कभी जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि जब तीसरे पे आ जाते हैं तो आप फिर चौथे पे भी चले जाते हैं और फिर वहाँ ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और नुकसान होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में 2 बार से ज़्यादा ट्रेड करना, मैं अपने पर्सनली व्यू से बता रहा हूँ कि हमेशा आपको नुकसान देगा, चाहे आप कितने अच्छे ट्रेडर हों, कितने अच्छा आप मार्केट को जान लें। क्योंकि क्या होता है कि जो इनिशियल ट्रेड होता है वो आपको खुश कर देता है। साइकोलॉजी में ये हमेशा रहता है कि आपसे अगर कुछ बड़ा कुछ करवाना हो, यानी कोई बड़ा रिस्क लेना हो, तो आप हमेशा खुश रहिए। एक स्टडी है साइकोलॉजी में, वो ये बताती है कि अगर आप खुश हैं तो आप बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं। जब आप दुखी होंगे तो कभी रिस्क नहीं लेंगे बड़ा। तो क्या होता है कि जैसे आप विक्ट्री, 1-2 विक्ट्री आप लेते हैं, यानी विनिंग ट्रेड्स आप करते हैं, तो आपको बड़ा रिस्क ले लेते हैं और उसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसीनो वगैरह में देखा होगा ना आपने, ऐसे ही होता है। कैसीनो में क्या होता है, जनरली शराब सर्व की जाती है और थोड़ी ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है। इससे क्या होता है कि आपके प्लेजर जो स्टिमुलाई है वो एक्चुअली एक्साइट हो जाता है बॉडी के अंदर, है ना। और लोग अच्छे अच्छे डिसीज में रहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप रिस्क लेने का एक जो है आपकी टेंडेंसी वो इंक्रीज़ कर जाती है। इसमें एक बहुत अच्छी स्टडी है, कभी मैं लिंक दे दूंगा तो आप देखिएगा उस स्टडी को। तो उसमें ये बताएगा कि आपको खुश इसलिए नहीं किया जाता कि कहीं पर, कहीं भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी जाइए आप, जैसे आप होटल्स में जाइए, बाहर में जाइए, आपको कोशिश की जाती है प्लेजर से प्लेजेंट एनवायरनमेंट देने की, क्योंकि तभी आप एक्चुअली क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेंगे, आप पैसे को खर्च करेंगे बेसिकली, ये रहता है। विनिंग लॉसिंग इन ट्रेड मस्ट नॉट बी। और हाँ, साइकोलॉजी में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है, वो ये है कि जो आपका ट्रेड लिया है ना आपने, पिछला जो ट्रेड है, अब उसमें आप विनर हैं या लूज़र हैं, इससे आपका अगला ट्रेड कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने स्टॉक में लिया, आप एक बार जीत गए, दूसरी बार लिया तो अभी आप तीसरी बार सिर्फ इस स्टॉक में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप 2 बार जीत चुके हैं। तो ये हमेशा एक लॉसिंग, मतलब एक लूज़र का बिहेवियर माना गया है, क्योंकि आप हमेशा लॉस कर जाएंगे, क्योंकि अब आप तीसरी बार तो सिर्फ इसलिए गए क्योंकि आप 2 बार जीत चुके हैं। ये कोई भी कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या किसी भी स्टेप के लिए ये एडवाइजेबल नहीं होता। आपको हमेशा कभी, आप भले 2 बार प्रॉफिटेबल, लेकिन जब तीसरी बार किसी भी भले ही उसी स्टॉक में आप एंट्री कर रहे हो, तो आपको हमेशा वो डेली चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पर या 30 मिनट के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जो डाटा है, ऑप्शन चेन का जो डाटा है, उसको एनालाइज करना चाहिए। उसके बिना कभी भी तीसरा ट्रेड नहीं लेना। अगर आप हार भी गए, मान लीजिए आप 2 बार हार गए, तो आप तीसरी बार इसलिए ट्रेड मत ले लीजिए कोई आपको टिप्स दे रहा है, या आप तीसरी बार सिर्फ इसलिए क्या कहते हैं, ट्रेड को या इन्वेस्टमेंट को, अपॉर्चुनिटी को इसलिए अवॉइड मत करिए कि आप 2 बार लॉस खा गए। आपको वो डाटा पे, चार्ट पे वो उसको एनालाइज करना चाहिए और उसके हिसाब से अपना तीसरा ट्रेड लेना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी अगला ट्रेड ले रहे हैं वो कभी भी आपके पिछले ट्रेड से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप, इसका मतलब एक बहुत ही इमोशनल पर्सन है, और मार्केट में इमोशन से जो भी लोग गवर्न होते हैं वो कभी भी फ़ायदा नहीं कर पाते। जो एक स्टडी भी बताती है, आप पता नहीं ये कितनी फैक्चुअल स्टडी है, जो बताती है कि लगभग 90% लोग हमेशा, या 95% लोग हमेशा लॉस करते हैं मार्केट में। और हालांकि मैंने कभी वो 5% लोग भी नहीं देखे जो हमेशा प्रॉफिटेबल करते हैं। तो हो सकता है कि ये शायद 1-8% ही हो, 95 भी उन्होंने इसलिए बोल दिया हो कि नहीं तो लोग भाग ही जाएंगे। मतलब 95 या मेरे हिसाब से 99% लोग लॉस करते हैं मार्केट में, क्योंकि वो इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। और मैं पर्सनल उससे भी बता रहा हूँ, आप कभी भी इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे आप कभी भी नहीं जीत सकते, या आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है, एक तो ट्रेड करते वक्त बहुत ज़्यादा पेशेंस। ये लाइन तो आप हमेशा लिख लीजिए, की पेशेंस। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड कर रहे हो, आपको 5 मिनट बाद ही प्रॉफिट चाहिए, या अचानक से प्रॉफिट आने और आप हिलने लग गए कि यार को बुक कर लूँ या एग्जिट कर दूँ, कि बना रहा हूँ कि एग्जिट कर रहा हूँ। आपको हमेशा एक सिस्टम होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करेंगे। या मैं आगे बताऊँगा मैं किस तरीके से वो होता है। तो हमेशा
कीप पेशेंस, इसको लाइन को रख लीजिए। आप जब भी ट्रेड करें उसके बाद पेशेंस बनाए रखें, और आप अपने जो डाटा है, चार्ट है, उसको ज़रूर एनालाइज करते रहें हर 15-20 मिनट के दौरान। जो इसका अगला पॉइंट है वो ये है कि एक्चुअली कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट में आप लॉस करके आपको लगा कि यार लॉस कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बहुत ही बड़ा, हमेशा मेरे तो पिछले 8 के 8 ट्रेड सही निकले, तो 9वां गलत नहीं हो सकता। ये कभी भी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो आप रिवेंज ट्रेड करेंगे, जिसमें आप पिछले लॉस को बुक करने की कोशिश करेंगे या मार्केट के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, और मार्केट आपको फिर से नीचे गिरा देगा। तो जब भी आपके 1-2 लॉस हो जाए, मेरी हमेशा एडवाइस है, 1 या 2 लॉस होने के बाद चुपचाप बैठ जाइए, कम से कम 1 घंटे का गैप तो लीजिए अगले ट्रेड में। मैं हमेशा, अगर मुझे किसी भी ट्रेड में लॉस हो जाता है, किसी वक्त भी मैं लॉस बुक कर लेता हूँ, तो जनरली तो उस दिन ट्रेड करता ही नहीं हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा लगा कि नहीं यार कुछ गलती से हो गया या कुछ कारण से हो गया, तब भी मैं कम से कम 1 घंटे का वेट करता हूँ अगले ट्रेड में, कि जब तक वो 1 घंटा नहीं पूरा हो जाएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरी मतलब हमेशा से साइकोलॉजी रही है, मतलब ओवर ए पीरियड मैंने डेवलप करी है, और इसको मैं फॉलो करता हूँ। चाहे कुछ, ये आप चाहे तो पेपर पे लिख लें, ये इससे मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और आप पर्सनली आप भी इसको इस्तेमाल करके देखिए, 1-2 महीने के लिए आप खुद ही डिफरेंस महसूस करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड हमें बोरोड मनी। जो लोन मनी होती है, यानी लोन पे लिए पैसों से कोशिश कीजिए कि स्टॉक मार्केट में आप कभी एंटर ना करें। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोन मनी पे आपको एक तो इंटरेस्ट देना होता है, दूसरा आप स्ट्रेस में रहते हैं कि आपको लोन चुकाना है, लोन चुकाना है। अब जो स्टॉक मार्केट में अगर आप बोरो भी कर रहे हैं, तो आपके पास वो ऐसा पैसा होना चाहिए कि आपको कम से कम 3 साल तक आपको कोई चिंता नहीं है उस पैसे की, तभी बोरो लोन मनी लेनी चाहिए। नहीं तो कभी भी लोन मनी मत लीजिए। मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करता हूँ, कभी भी लोन लेके पैसे से मत करिए, भले ही आप कम अमाउंट के साथ एंटर कर जाइए। कम अमाउंट में भी आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे। आप जो लोन लेके पैसा कमाएंगे उसमें क्या होता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, और आपका जो फोकस है वो ट्रेड से हटकर पैसा चुकाने में आ जाता है। क्या होता है कि जब मार्केट में आप एंटर करेंगे तो हमेशा मार्केट आपके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं जाता। हो सकता है 1-2 दिन डिले के साथ जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छा एनालिसिस करेंगे तो 1-2 दिन डिले के साथ चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और एक आध बार खैर नहीं भी जाता, लेकिन फिर इन जनरली चला जाता है। तो वो क्या होता है, 1-2 दिन के लिए जो लॉस है ना, अगर आप लोन मनी के साथ करेंगे तो क्या होता है, आप हमेशा क्या है, जो आपका ध्यान रहेगा ना, वो हमेशा नोशनल लॉस जो आपके मार्केट में जो अकाउंट में दिखा रहा है, नोशनल लॉस या और नोशनल प्रॉफिट, उस पर रहेगा। अगर आपका लॉस हो रहा होगा तो आप टेंशन में आ जाएंगे, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपको लगेगा कि यार मेरा कम प्रॉफिट हो रहा है, मैंने लोन इतना लिया है, मुझे इतना पैसा चुकाना है, इस तरीके से। तो आपका ध्यान क्या होता है, अच्छे ट्रेड की बजाय कि अच्छा स्टॉक आप ढूंढें, अच्छा इंडेक्स मूवमेंट आप ढूंढें, आपका ध्यान सिर्फ वो पैसे पर रहता है कि पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसलिए हमेशा क्या कीजिए कि जो भी आप मार्केट के अंदर एंटर करें, जिस तरीके से भी, हमेशा अपने पैसे पे करें, और ऐसा पैसा होना चाहिए जो कि आपको कितनी बुरी कंडीशन हो जाए, आपको उस पैसे को 2 से 3 साल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप 3 साल रह जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं थी उसकी, और आप प्रॉफिटेबल होने के आपके चांस काफ़ी बढ़ेंगे। आप कभी भी कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ मत रखिए, 15 मिनट 1 घंटे का व्यू मत रखिए। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए कि मैं तो 2 महीने तक इस ट्रेड में बना रहूँगा, या इस इन्वेस्टमेंट में बना रहूँगा कम से कम। इसके साथ ही अगर आप एंटर करेंगे तो जो ये बड़े बड़े प्रोफेशनल्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ये आपको हंट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज ये आपको इमीडिएटली हंट कर देंगे, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आपने बहुत बड़ा लोन ले लिया, और आपका अगर 1% भी लॉस हुआ, मान लीजिए आपको 20 लाख का लोन है, 1% का लॉस भी उस वक्त लगभग 20,000 के आसपास आता है, एक सेकंड के लिए अगर हम मान लें, तो आपको क्या 20,000 का लॉस, एक तो आपको लोन का पैसा देना, ऊपर से ये 20,000 का लॉस। आप हो सकता है उस वक्त आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा हो गया, वो हंट हो जाए, फिर आपको ये 20,000 का लॉस हो गया। अब हो सकता है मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इससे बढ़िया तो ये कि आप 4-5 लाख या थोड़ा 7-8 लाख समझ लीजिए, इससे ज़्यादा से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं। और भी कम से भी कर सकते हैं आप, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि एक डिसेंट मनी आप 2 से 3 लाख का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर आप ढंग से एनालिसिस करेंगे तो आप 2 से 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, अगर मार्केट भी आपको फेवरेबल रहे, जैसे है ना, थोड़ा फेवरेबल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ना हो, जैसे मार्च जैसे गिरावट ना हो, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ वो चलता रहता है मार्केट, तो आप आराम से 2 से 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ भी 10% रिटर्न पर मंथ अर्न कर सकते हैं। एनालिसिस करना पड़ता है, हमें बहुत चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो ऑन एवरेज ये लगभग मंथली बेसिस पे इतना बैठ जाता है। अगर आप ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो मंथली बेसिस पे आप 10% तक अर्न कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगा। और भी कम मान लीजिए तो 5% तो आप अर्न कर जाएंगे इस, और वो भी ऑलमोस्ट रिस्क
रिस्क लेस सिचुएशन के अंदर, जैसे आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे, और आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तो बहुत ज़्यादा इन द हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा भी अमाउंट जा सकता है, 10 से 15% भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत छोटे अमाउंट पर, लेकिन हमेशा लीजिए उसी अमाउंट पर जो आप, जिसके बिना आप रह सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपका पूरा अमाउंट भी एक बार के लिए नोशनल लॉस तो आपको 50% ही हो जाए। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, एक बार मेरा नोशनल लॉस 50% ही हो गया था, लेकिन मैंने उसको कभी बुक ही नहीं किया, और फिर ओवर ए पीरियड लगभग 3-4 महीने लगे थे, वो 50% भी कवर अप हो गया था, उसके ऊपर भी मैं काफ़ी प्रॉफिट में आ गया था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस पैसे के बिना आप, जिस पैसे के बिना आप रह सकें उसमें आप हमेशा एंटर कीजिए। और हाँ, और दूसरा ये होता है कि आप जब भी हमेशा लोन लेंगे तो आपका हमेशा ध्यान में ये रहेगा कि मुझे लोन चुकाना है, बल्कि अच्छा ट्रेड नहीं ढूंढ पाएंगे, जो कि आप कभी भी डेटा का एनालिसिस या चार्ट का एनालिसिस तभी कर सकते हैं आप जब आपका माइंड थोड़ा फ्री हो या कूल हो। अगर आप खुद टेंशन में रहेंगे अपने ट्रेड के चक्कर में तो आप कभी भी उसका एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अब है प्लान एंड फॉलो सिस्टम। ये सिस्टम एक्चुअली बनाना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम एक्चुअली ये चीज़ होती है कि आप कब मार्केट में एंटर करेंगे और कब मार्केट से एग्जिट करेंगे, इसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास एडवांस में। और सब मेरी सलाह तो ये है कि जब शुरुआत में आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप शुरुआती बिगनर हो तो आप उस प्लान को पेज के ऊपर लिख लीजिए, है ना, और उसके साथ से एंटर कीजिए, उसके हिसाब से एग्ज़िट कीजिए। कभी भी आपको ग्रीड जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए कि आप थोड़े ज़्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में रहेंगे, या आपको लॉस ये इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर हैजिंग की है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लिया हुआ है, तो आप प्लान कीजिए। जैसे मैं अपना प्लान बता देता हूँ। अगर मैंने आज किसी मार्केट में किसी ट्रेड में एंटर किया और मुझे लगभग 2% का प्रॉफिट हो जाता तो मैं इमीडिएटली उस मार्केट से बाहर आ जाता हूँ, उस स्टॉक से बाहर आ जाता हूँ, या 1-2 दिन के अंदर भी मुझे 2 दिन का प्रॉफिट हो जाता तो भी निकल जाता हूँ। अगर मैं लंबे टाइम के लिए करता हूँ, जैसे मान लीजिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने, 2-2.5 महीने तक के लिए भी हिसाब से आप मान लीजिए अगर मैं करता हूँ, तो मेरा लगभग 18% तो खैर मैंने राउंड फिगर दिया है, लेकिन मेरा 15 से 20% तक जाता है। कि अगर मुझे 15 भी क्या, अगर मुझे 12-13% भी मिल रहा हूँ तो मैं निकल जाता हूँ, और 20-22 तक भी चला जाता है अगर मुझे बहुत ज़्यादा लगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सीजनल वेरिएशन, सीजनल एनालिसिस, मंथ वीकली एनालिसिस, डील एनालिसिस सब उसको सपोर्ट कर रहे हो तो 20-22% तक भी चला जाता है। खैर लेकिन मैं लगभग इस पर हर हालत में बाहर निकल जाता हूँ। इससे ज़्यादा प्रॉफिट करने की मैं कोई कोशिश नहीं करता। तो इस तरह का आप हमेशा सिस्टम बनाइए कि आपको जो सिस्टम है वो दैट शुड बी नॉन इन्फ्लुएंस बाय एनीथिंग। आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, मार्केट में किस तरह की खबर आ रही है ना, इन सब चीज़ों को ये अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपका सिस्टम और इतने स्ट्रिक्टली उसको आप फॉलो कीजिए, आप ओवर ए पीरियड आप देखेंगे उसमें फ़ायदा होगा। तो जैसे आपको प्रॉफिट जितना भी है उसमें अगर आप ट्रेडर के तौर पर करें, अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो फिर बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक मेरे साथ काम करते थे कलीग थे, उनको मैंने एक बार एक कंपनी का शेयर बताया था, उसमें लगभग आज उनको 5 से 6 गुना का फ़ायदा हो गया। उन्होंने जो भी अमाउंट लगाया था उसका 5 से 6 टाइम हो गया, और मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा अमाउंट हो चुका है इस वक्त उनका। तब मैंने उनको वो क्या होता है, जिस दिन मैंने उनको वो शेयर बताया था उसके दूसरे दिन ही उनको 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। उन्होंने बेसिकली उस वक्त 2 लाख रुपये लगाए थे, तो 2 लाख में 6,000 रुपये अच्छा प्रॉफिट है, कहीं से भी ख़राब नहीं कहा जा सकता। 1-2-3% का प्रॉफिट हो चुका है दूसरे दिन ही। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप इससे बाहर निकल जाइए, अब 6,000 का प्रॉफिट हो गया, अब दोबारा बता दूंगा मैं आपको। तो बोले नहीं सर, मैं तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हूँ और मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा। तो आज उस बात को 7-8 साल हो गए, और मेरे हिसाब से अब वो शायद 14-15 लाख में 15 लाख रुपये करीब हो चुका है पिछले 7 साल के अंदर, वो मिनिमम जो भी कि मैं कैलकुलेशन करूँ जो भी वो शेयर था, तो मेरे से 14-15 लाख रुपये आराम से उनको प्रॉफिट हुआ हुआ। तो हम आप हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा प्लान करिए अपने ट्रेड को इस तरीके से, और किसी भी सिचुएशन में ये सिस्टम वायलेट नहीं करना चाहिए। जो आपको सिस्टम्स की हमेशा बात कर बताई जाती है, इसमें एक बार बता रहा हूँ कि जो हम बोलते हैं सिस्टम बनाइए, ये बेसिकली कोई कंप्यूटर मॉडल नहीं होता, ये यही सिस्टम होता है आपका बिहेवियर का जो सिस्टम होता है। क्योंकि ऐसा कोई कंप्यूटर मॉडल नहीं बनता। कंप्यूटर मॉडल में भी क्या करेंगे आप, यही तो डालेंगे कि आपको कब एग्जिट करना है, कब एंटर करना है। उसमें बस ये है कि प्री डिफाइंड हो जाएगा, उसमें आपको कोई इमोशन से उस वक्त बिल्कुल बिरेफ्ट होगा कि इमोशन चाहे कुछ भी कह रहे हो, आपको बोल रहे हो कि ये तो 100 रुपये जाएगा, लेकिन आपने सिस्टम में डाल रखा है कि 20 रुपये पर एग्जिट करना, तो एग्जिट हो जाएगा। तो वो सिस्टम क्या हमेशा आपको प्रॉफिट बुक करा देता है और आपको प्रॉफिट अपने पास रखने देता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1-2 ट्रेड में अगर आपको फ़ायदा हो गया तो सबसे बढ़िया बात है, आप उस ट्रेड को घर लेके जाइए, अब अगले दिन देखेंगे। किसी भी ट्रेड में इमीडिएटली 10-15 मिनट में वापस एंटर करने की मत कोशिश कीजिएगा, वो हमेशा ट्रैप करा देता है। 99% में मेरे साथ भी ये शुरुआत में बहुत हुआ है, लेकिन ये अब चीज़ें अवॉइड हो चुकी हैं। अब
हम इन चीज़ों से, मैंने भी अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, अपनी हर चीज़ डेवलप कर ली है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। आज तो मुझे लगा काफ़ी लंबा हो गया। ये क्या है कि इस तरीका, ये आज हमारा वो है क्या मोटो, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फेलियर।